नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा ये TG2 का दूसरा क्लास है। हम ऑलरेडी इसका एक क्लास करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। देखना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध होता क्या है उसके बारे में पहले समझो। प्रतिरोध आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, तो प्रतिरोध को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। प्रतिरोध के बारे में यदि मैं बात करूं तो ओम के नियम से यह डिफाइन करा गया, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका विरोध जो जताने वाला होता है उसे ही प्रतिरोध आप बोलते हो। ठीक है ना। तो करंट के फ्लो होने का जो अपोज करता है उसे ही आप रेजिस्टेंस बोलते हो, उसे आप प्रतिरोध बोलते हो। ठीक है ना। इसे आप R से प्रदर्शित करते हो, और R इक्वल्स क्या होता है, रो L अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। एक आपका क्या हुआ, कोई आपका एक चालक हुआ, कोई आपका एक चालक तार हुआ। ठीक है ना। ये अगर चालक तार है तो इस चालक तार की कुछ लंबाई होती है, बोलो हाँ। ठीक है। इसका कुछ अक्षेत्रफल होता है जिसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हो भाई। ठीक है। अगर ये चालक है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो ये किसी मटेरियल से बना होगा, तो मटेरियल से बना होगा और लंबाई L होगी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A होगा, तो हमेशा उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है ना। इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप ओम बोलते हो। क्या बोलते हो, ओम। ठीक है ना। अब मैं प्रतिरोध के बारे में बात करूं कि प्रतिरोध निर्भर किस किस पर करता है, किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, तो निर्भर के बारे में सबसे पहले देख लो प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। नंबर एक, आपके पास क्या है, तीन प्रकार की क्या है, क्वांटिटीज दे रखी, तीन आपके पास राशियां दे रखी। नंबर एक, किसी चालक की लंबाई आपको दे रखी है तो लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, उसके अक्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, आपके चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जो चालक का पदार्थ होता है उसकी प्रकृति बताने का काम आपका रो करता है, जिसे आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, प्रतिरोधकता बोलते हो। इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यूपीसीएल के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, और मैं अपनी साइड से क्वेश्चन आपको बता रहा कि एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होती है भाई। ठीक है ना। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर, और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.7 10⁸ ओम मीटर। ठीक है ना, -8 ओम मीटर। तो ये आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है ना। अब आपका एक प्रतिरोध है तो वो किसी मेटलिक कंडक्टर से बना होगा। अगर वो कंडक्टर से बना हुआ तो कंडक्टर को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे आपका तापमान रहा, दाब रहा, टेंशन रहा, ह्यूमिडिटी रहा, इस प्रकार से इसे हमेशा प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं कि तापमान का क्या इफेक्ट होता है किसी प्रतिरोध पर, दाब का क्या इफेक्ट होता है, और टेंशन का क्या इफेक्ट होता है, तनाव का क्या इफेक्ट होता है भाई। ठीक है ना। तो उस इफेक्ट को हम देख लेते हैं सबसे पहले। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हम कुछ कारक देख लेते हैं। वे कारक नंबर एक अगर मैं ले तो हमेशा आप कहते हो कि तापमान होगा। ठीक है ना। तापमान होगा, टेम्परेचर होगा। अब आपके पास चार प्रकार के मटेरियल प्राप्त होते हैं भाई, तो चारों के चार उन पदार्थों को देख लेते हैं, उन मेटेलिक कंडक्टर को देख लेते हैं। तो नंबर एक की बात करूं तो मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि जितने भी धात्विक चालक होंगे, जितने भी आपके धातु चालक होंगे, ठीक है ना, उन पर तापमान का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं भाई
जितने भी आपके क्या होंगे, मिश्र धातु होंगे, एलॉयज होंगे, मिश्र धातु होंगे, एलॉयज होंगे। और तीसरा हम देख लेते हैं भाई, जितने भी आपके अर्धचालक होते हैं या सेमीकंडक्टर जिन्हें आप बोल देते हो भाई, अर्ध धातु आप जिन्हें बोलते हो, ठीक है ना भाई, ये आपका तीसरा हुआ। और चौथा आप बोलते हो जिसे आप अचालक बोलते हो, जिसे आप अचालक बोलते हो, यानी कि इंसुलेटर बोलते हो, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं धातु की बात करूं तो हमेशा तापमान क्या इफेक्ट करेगा इस पर, तो तापमान बढ़ने पर, यदि मैं तापमान के बारे में बात करूं कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा इसका प्रतिरोध इंक्रीज करता है, हमेशा इसका प्रतिरोध बढ़ता है। और टेम्परेचर में कमी होने पर हमेशा इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से मैं मिश्र धातु की बात करूं कि मिश्र धातु पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो मिश्र धातु जो होते हैं, एलॉयज जो होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट अर्ध धातु यानी कि सेमीकंडक्टर में बात करूं तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध हमेशा टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। चौथा मैं बात करूं अचालक की, तो अचालक के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमेशा आपका टेम्परेचर बढ़ने पर अचालक का प्रतिरोध भी हमेशा कम होता है। तो जो टेम्परेचर को बढ़ाने का या घटाने के बारे में बताता है उसे ही आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो जिसका भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ रहा तो हमेशा उसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जितने भी आपके धातु होंगे उनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट उनका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मिश्र धातु है तो इनके मिश्र धातु में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा भाई, तो जीरो होगा। अगर मैं अर्ध धातु या इंसुलेटर के बारे में बात करूं, अचालक के बारे में बात करूं, तो हमेशा इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इस धातु के अंदर एक इंपॉर्टेंट आता है कार्बन। वो कार्बन जो होता है ना भाई, हमेशा इस टेम्परेचर पर बढ़ने पर, हमेशा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जिसके कारण हमेशा आप बोल देते हो कि कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, इसलिए हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखते हैं अपने फैक्टर को। नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं भाई दाब यानी कि प्रेशर। देखो जो इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर मैं आपको वही बता रहा, ठीक है ना। मैं तीनों के तीनों आपके साथ एक साथ कर देता हूं भाई। जो कारक होंगे, दूसरा आपके पास दाब हुआ, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या हुआ, टेंशन यानी कि तनाव हुआ, ठीक है भाई। ये आपके पास दो फैक्टर और हैं। अगर आप धातु के देखो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे तो धातु क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि मैं मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात करूं, धात्विक चालक के बारे में बात करूं या धातु के बारे में मैं बात करूं, तो हमेशा क्या होगा, दाब और तनाव, हमेशा प्रेशर और टेंशन बढ़ने से, हमेशा प्रेशर हो या टेंशन हो, इन दोनों के बढ़ने से हमेशा जो प्रतिरोध होता है किसी धातु का वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है, ठीक है भाई। तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में एसएससी के पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, कंडक्टेंस यानी कि चालकता। अब चालकता होता है क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। अब चालकता होता है क्या है उसके बारे में हम सीख लेते हैं भाई, कंडक्टेंस यानी कि चालकता, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, चालकता यानी कि कंडक्टेंस, ठीक है ना। चालकता यानी कि कंडक्टेंस, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करूं मैं इसके डेफिनेशन की, जो चालकता होता है ये प्रतिरोध का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो चालकता मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो इसे ही आप क्या बोल देते हो, चालकता बोल देते हो, ठीक है ना भाई। अब चालकता है तो इसका मात्रक क्या होता है, सीमेंस इसका मात्रक होता है भाई, ठीक है ना। सीमेंस इसका मात्रक होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं चालकता, क्या होता है भाई, चालकता देख लेते हैं, चालकता होता क्या है, ठीक है ना। चालकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हो। और यदि मैं बात करूं चालकता की डेफिनेशन की, तो मैं कह सकता हूं कि जो चालकता होता है
वो हमेशा प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो सिग्मा आप कह सकते हो उल्टा किसका होता है भाई, रेजिस्टिविटी का, यानी कि प्रतिरोधकता का। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो मात्रक होता है, इसका यूनिट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है ना। तो सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स क्या होता है, इसका यूनिट होता है। आपका जो कंडक्टेंस होता है, चालकता जो होता है, जिसे आप जी से प्रदर्शित करते हो, और इसका जो मात्रक होता है सीमेंस होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं बात करूं चालकताओं की, आप इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हो, और यह है सिग्मा जो होता है वो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, तो इसलिए इसका यूनिट होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखते हैं भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखते हैं कितना अच्छा होता है। देखो ओम्स लॉ ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को बनाए रखा भाई, ठीक है ना। देखो मेरी डेफिनेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल को जो बनाए रखा, इलेक्ट्रिक सर्किट को जो बनाए रखा वो ओम्स लॉ ने बना रखा भाई, ठीक है। ओम्स लॉ देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ होता है क्या, जरा देख लो। यदि किसी कंडक्टर की, किसी कंडक्टर मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका प्रेशर हुआ, टेंशन हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, अगर आप चेंज ना करो, ठीक है ना, अगर आप चेंज ना करो तो वोल्टेज जो समानुपाती होता है, वोल्टेज जो प्रोपोर्शनल होता है वो करंट के होता है, ठीक है ना। और वोल्टेज अगर मुझे दिया तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो इसके नाम का लगता है आर, और आपका हुआ आर आई। ये जो आर होता है ये एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है ओम्स नियम में। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे ही आप क्या बोल देते हो, प्रतिरोध बोलते हो भाई, इसे ही आप क्या बोलते हो, प्रतिरोध। और इसका मात्रक मैंने आपको अभी बताया, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ओम्स इसका मात्रक होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओम्स लॉ हमेशा मेटेलिक कंडक्टर पर वैलिड होता है, धात्विक चालक पर वैलिड होता है। तो अगर आप इसका VI ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाओगे तो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे ही आप प्रतिरोध बोलते हो। अगर आप नॉन मेटल की बात करोगे तो करंट और वोल्टेज का आपके पास ग्राफ होगा, और हमेशा आपका ये जो प्रतिरोध होगा ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमेशा जो ओम का नियम होता है वो वैलिड किस में होता है भाई, जितने भी आपके कंडक्टर मटेरियल होंगे। और नॉन वैलिड कितना होगा, नॉन वैलिड कितना होगा, जहां भी आपके नॉन कंडक्टर होंगे वहीं पर ही क्या होगा, नॉन वैलिड होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।